हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा और जो भी मध्य प्रदेश की अन्य एग्जाम होने वाली है, जैसे आबकारी आरक्षक हो गया, आपका जेल प्रहरी वन रक्षक हो गया। तो इन एग्जाम में जो साइंस का पोर्शन पूछा जाता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक तंतु लैंप या फिलामेंट लैंप, ठीक है, जो पहले आते थे ना 100 वाट के बल्ब जो पीला प्रकाश देते थे, उनकी बात हो रही है। तो एक तंतु लैंप या फिलामेंट लैंप, उसके अंदर जो रहता था तंतु, उसको फिलामेंट कहा जाता है ना। उसमें क्या होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता था ऐसा जिससे हमको लाइट मिलती थी। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आप देख लीजिए इनको, ठीक है। उस लैंप में क्या होता था, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कि विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत हम उसको देते थे, ठीक है, लाइट देते थे उसको, तो विद्युत ऊर्जा का क्या होता था, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होती थी। जो विद्युत हम उसको देते थे तो उससे हमको प्रकाश और ऊष्मा मिल जाती थी, गर्म भी तो रहता था और प्रकाश भी मिलता था, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं हमारा कि जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान्य लवण के विलयन में गिरा दिया जाता है। जब लाल लिटमस पेपर की बात हो रही है, ठीक है, लाल लिटमस का एक टुकड़ा लेकर उसे सामान्य लवण में गिरा दिया जाता है, तो किस रंग के परिवर्तन की अपेक्षा होगी, ठीक है। तो लिटमस पेपर का रंग क्या बदलेगा, किस रंग में बदलेगा, वो हमको बताना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लाल लिटमस को यदि अम्ल होता तो अम्ल लाल को नीला कर देता, ठीक है, और क्षार होता तो क्षार तो नीले को लाल करता है ना। लेकिन अगर लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को हम सामान्य लवण में मिला दिया जाए, सामान्य लवण के विलयन में गिरा दिया जाए, तो फिर उससे कौन सा रंग आएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सामान्य लवण है, ठीक है, अम्ल क्षार तो है नहीं। अगर अम्ल क्षार होता तो उस पर फर्क पड़ता, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है, स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है, ठीक है, उस स्वतः दीप्त नहीं है, ठीक है, खुद की वजह से दीप्त नहीं है। तो वो है आपका, चार ऑप्शन आपको दिख गए होंगे, तो वो है आपका चंद्रमा, ठीक है। जो चंद्रमा है वो स्वतः दीप्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसमें दूसरे का प्रकाश होता है, यानी सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर गिरता है, इस कारण से वो चमकीला दिखाई देता है या दीप्त दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा, आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा, तो कौन सा देगा। चार ऑप्शन है आपके पास। तो हमारा जो सही आंसर है वो यह है उबला हुआ चावल, ठीक है, उबला हुआ चावल, उबला हुआ चावल जो है आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोलर बियर के बारे में गलत है। पोलर बियर, पोलर बियर की बात हो रही है, पोलर बियर मतलब ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय भालू की बात हो रही है, ठीक है, ध्रुवीय भालू की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा कथन उसके बारे में गलत है ये बताना है, कौन सा गलत बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चिकना शरीर, ठीक है, उसका चिकना शरीर नहीं होता है, ठीक है, उसके होते हैं घुमावदार पंजे होते हैं, सफ़ेद फर होते हैं, सफ़ेद कलर का होता है, त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, ठीक है, जिस कारण से उसे ठंड नहीं लगती ध्रुवीय भालू को, ठीक है। तो चिकना शरीर, ये उसके बारे में एक गलत कथन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है, किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है, जल को धारण करने की क्षमता, मतलब जल को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाए, है ना, तो जल को ज़्यादा होल्ड कर पाए, है ना, जल धारण क्षमता होती है। तो वो है, चार ऑप्शन आपको दिख गए हैं, उसमें जो सही है वो है वन मिट्टी, जो हमारे जंगल की या वन क्षेत्र की मिट्टी होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है। किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जाता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है लेकिन उसको हम उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब बना पाएँ, ठीक है, इस पूरे का हम प्रतिबिंब बना पाएँ, ठीक है, ये बात हो रही है। तो उसके लिए है आपका उत्तल दर्पण। आपने गाड़ी वगैरह भी देखा होगा, आप छोटी सी दिखाई देती है, आप जब अपना जो मोटरसाइकिल में, उसमें भी तो उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। तो जो पीछे से गाड़ियाँ आती है बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है, मतलब बड़े क्षेत्र को हम उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकाट बनाने के लिए किया जाता है। टेरिकाट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेरिकाट जो कपड़ा बनाया जाता है तो उसके लिए किस किसका उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो सही है हमारा टेरिलिन एवं कपास, टेरिलिन एवं जो कपास होता है इसका उपयोग किया जाता है टेरिकॉट बनाने के लिए। तो याद रखना है टेरिकॉट के लिए टेरिलिन एवं कपास। अगला प्रश्न है हमारा, खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। अपशिष्ट का उत्सर्जन कैसे करते हैं, है ना, जो खोलदार अंडे देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, उनका जो अपशिष्ट रहता है वो है यूरिक अम्ल। क्या होता है, यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो चक्रवात
से सुभेद्य नहीं है, ठीक है, सुभेद्य नहीं है ना, जहाँ चक्रवात का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमको बताना है। तो वो है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो समुद्र के पास है बिल्कुल, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा भी है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। ये भारत के कौन से, ये जैसे हमारा इंडिया है तो ईस्ट वाले क्षेत्र के हैं, पूर्वी क्षेत्र वाले हैं स्टेट, तो राजस्थान तो इधर आ गया आपका, तो राजस्थान पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सुभेद्य नहीं है चक्रवात के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्क्रैपर के साथ अपशिष्ट जलोपचार में हटाए गए स्थिर ठोस को क्या कहा जाता है? एक स्क्रैपर के साथ अपशिष्ट जलोपचार, है ना, अपशिष्ट जल का उपचार किया जाए तो स्थिर ठोस को क्या कहा जाता है ना, है ना, कचरे का जो उसका उपचार किया जाएगा तो जो ठोस रहेगा, स्थिर ठोस रहेगा, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपंक। क्या कहा जाता है ना, और इंग्लिश में स्लज, ठीक है। तो आपंक आपको याद रखना है, ठीक है, या फिर स्लज भी आप याद रख सकते हैं, है ना। ये आपने नाम सुना है, लेकिन आपंक थोड़ा सा ज़्यादा ही हिंदी नाम है, ठीक है, तो हमको इसका इंग्लिश भी देख लेना है जिससे हम उसको सही कर पाएँ। अगला है, टेडपोल में अधूरे विकास का कारण रिक्त स्थान का अपर्याप्त उत्पादन है। किसका अपर्याप्त उत्पादन है? किसके कम उत्पादन की वजह से टेडपोल का विकास अधूरा रह जाता है, ठीक है। टेडपोल क्या होता है? जो हमारा मेंढक वगैरह बनता है तो उससे पहले की जो अवस्था होती है उसको टेडपोल कहा जाता है, ठीक है। मेंढक तो पूर्णतः उसका विकास हो जाता है, तो अधूरा जो रहता है उसको टेडपोल कहा जाता है, ठीक है। तो किसके कारण ये होता है, किसके अपर्याप्त उत्पादन के कारण ऐसा होता है? तो वो है आपका थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की अपर्याप्त मात्रा के कारण ही उसका अधूरा विकास होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। कोशिका का वह भाग जो कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों को, है ना, अंदर जो पदार्थ रहते हैं और बाहर जो पदार्थ रहते हैं, जैसे कुछ पदार्थ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो उनकी जो गतिशीलता को नियंत्रित करता है वो कौन है? तो वो है आपका कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है जो इनको नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है कि फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियों में उपस्थित नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु हैं, है ना। फलीदार पौधे, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी मूल ग्रंथि मतलब जड़ में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण वाले जीवाणु, आपने पढ़ा ही होगा, छोटी क्लासेस में आया हुआ है। जैसे चने के पौधा हो गया, उसकी जड़ में गांठें होती हैं, तो उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो उसकी बात हो रही है, तो वो है आपका राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम होता है वो जीवाणु जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत केतली का हत्था निम्न से निर्मित होता है। ये विद्युत केतली जो होती है, ठीक है, विद्युत केतली का जो हत्था होता है वो काय से निर्मित किया जाता है ना। तो विद्युत केतली जो होती है ना, उसको फिर पकड़ोगे तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है ना। तो विद्युत रोधी पदार्थ से, विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं उनसे उसका हत्था बनाया जाता है, जिससे हम उससे पकड़े तो हमें विद्युत से नुकसान ना हो, तो विद्युत रोधक से बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तापमान की इकाई निम्न है। तापमान की इकाई पूछी गई है आपसे, जो टेम्परेचर होता है ना हमारे शरीर का भी नापते हैं, तो उसकी इकाई इन चारों में से कौन सी है? ठीक है, तो वो है आपकी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना तापमान को, डिग्री सेल्सियस, जैसे 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं ना, तो डिग्री सेल्सियस उसकी क्या है? इकाई है। फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फ़ारेनहाइट कैसे लगाते हैं अपन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, मृत वनस्पतियों, जो वनस्पतियाँ मर जाती हैं, पेड़ पौधे या जो भी जानवर वगैरह ये मर जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे जो मर जाते हैं मतलब सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उनके जो कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को, कोयले में रूपांतरण है ना, तो कोयले में जो उनका रूपांतरण होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कार्बनीकरण। क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण। तो मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को कहा जाता है कार्बनीकरण। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एक स्थानिक पशु है। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर है ना रिजर्व का एक स्थानिक पशु है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका एक स्थानिक पशु है। कौन सा? स्थानिक पशु, ठीक है, इंग्लिश में एंडेमिक एनिमल, ठीक है, तो वो है आपका बाइसन। क्या है? बाइसन, ठीक है, बाइसन भैंस जैसे ही होती है, जंगली भैंस कह सकते हैं एक तरह से, तो एक स्थानिक पशु है वहाँ का। अगला है, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो विद्युतदर्शी या फिर विद्युतदर्शी जो होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है, ठीक है, विद्युतदर्शी या फिर इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसका इस्तेमाल क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो आवेशित या चार्ज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसको? आवेशित या फिर चार्ज को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युतदर्शी की बात हो रही थी। अगला है, इवनिंग स्टार नाम दिया जाता है। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? ठीक है, भोर का तारा भी कहते हैं। किसको कहा जाता है?
तो वो है आपका शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है इसको इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये चमकीला। प्रश्न है, घंटियां धातु की बनी होती हैं क्योंकि वे प्रकृति में होती हैं। जो घंटियां होती हैं वो धातु की बनी होती हैं, है ना। घंटियां मंदिर में देखी होगी आपने। अब दूसरी भी घंटियों की बात करें तो वो धातु की बनी होती है ना, जैसे लोहे वगैरह की, तांबा पीतल की। तो क्योंकि वे प्रकृति में होती है, प्रकृति में उनकी प्रकृति क्यों धातु की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो ध्वनिक होती हैं, ठीक है। उनको बजाएंगे तो ध्वनि आना चाहिए, तो उनकी प्रकृति, धातुओं की जो प्रकृति होती है ध्वनिक होती है, इसलिए घंटियाँ किसकी बनाई जाती हैं? धातुओं की बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक ट्रक है कोई जो 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो ट्रक की चाल निकालना है हमको। क्या निकालना है? ट्रक की चाल। इसके पहले हम निकालने से पहले हम ऑप्शन देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या, देखो मीटर प्रति सेकंड में आंसर दे रखा है। किस में दे रखा है? मीटर प्रति सेकंड में आंसर दे रखा है। तो हम चाल का, हमको पहले चाल क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? वो होता है आपका दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ दूरी की बात हो रही है तो यहाँ मीटर में दिया है, तो हम इसको पहले दूरी को काय में चेंज कर लेंगे? मीटर में, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है? 48 किलोमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा होगा। 1000 से गुणा मतलब 3 जीरो, ठीक है। फिर 80 मिनट दे रखे हैं, यहाँ ऑप्शन में हमको क्या सेकंड में दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड में बदलने के लिए मिनट को किससे गुणा करना पड़ेगा? 60 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो ये 80 मिनट थे, 1 मिनट में कितने? 60 होते हैं, तो ये 60 से गुणा कर दिया। अब काट लेते हैं इसको, ये 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। यहाँ 8 से हम काटते हैं, 8 छंग 48 और पीछे था 0, फिर 6 से काटेंगे तो ये आ गया आपका 10। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, उस सही अनुक्रम को चुनें जिसमें एक भेड़ की फ्लीस से ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उस अनुक्रम को, सही क्रम हमको चुनना है जिसमें एक भेड़ की फ्लीस से ऊन प्राप्त किया जाता है ना। भेड़ के बालों से क्या प्राप्त किया जाता है? ऊन प्राप्त किया जाता है। तो वो है, उस क्रम को हमको चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि भाई सबसे पहले क्या किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? पहले तो ऊन को काटा जाएगा ना, है ना। तो सबसे पहले होगा आपका ऊन का कर्तन, है ना। तो देखो 4 ऑप्शन में से देखो सबसे पहले ऊन कर्तन आ गया और लास्ट में क्या होगा? उसकी रंगाई होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो सबसे जो सही आंसर है वो ये है। सबसे पहले क्या होगा? ऊन कर्तन होगा, फिर उसका निगर्शन होगा, फिर होगी छटाई, फिर होगा बर का चयन और फिर होगी रंगाई, ठीक है। तो ये उसका अनुक्रम है कि सबसे पहले ऊन का क्या होगा? कर्तन होगा, फिर होगा निर्गसन, फिर होगा छटाई, फिर बर का चयन और रंगाई। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले ऊन कर्तन होगा और लास्ट में क्या होगी? रंगाई। इससे हम 4 ऑप्शन को याद रख सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है, हमारी मांसपेशी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अवायवीय श्वसन इसका उत्पादन करता है। यदि हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय जी मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होता है, कोशिकाओं की बात हो रही, मांसपेशियों की कोशिकाएं, जो से अपने हाथ की मांसपेशियों में जो कोशिकाएं उनमें यदि अवायवीय श्वसन होता है, जैसे वायु नहीं मिल पा रही पर्याप्त मात्रा में, तो आपने पढ़ा ही होगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो इसका उत्पादन किसका उत्पादन करता है अवायवीय श्वसन? तो वो है दोस्तों आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेगा, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों।